हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। जैसा कि हम मुगल वंश में पढ़ रहे थे, हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी को कर लिया था और हम आज कर रहे हैं अकबर को। तो अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या करेगा? राज करेगा। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज करेगा, यानी लगभग 49 साल ये गद्दी के ऊपर अपना राज करेगा और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का क्या नाम था? अकबर का जो पुराना नाम था वो रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन, ठीक है, क्या था? रुकनुद्दीन। अब इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राजस्थान के अंदर एक हिंदू परिवार के अंदर होता है, और जिसका नाम है बीरशाल। किसके घर में होता है? बीरशाल के घर में होता है। किसका जन्म? अकबर का जन्म। ठीक है, अकबर का जन्म होने के बाद जब मृत्यु होती है हुमायूं की 1556 के अंदर, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इनके एक संरक्षक होते हैं बैरम खान। कौन होते हैं? बैरम खान हुमायूं के सेनापति होते हैं बैरम खान। जब बैरम खान और अकबर किसी मिशन पर गए हुए होते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, तो अकबर मात्र 13 साल के थे और वहाँ पे इसको पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो चुकी होती है और अब गद्दी पर किसको बैठना है? अकबर को। तो उसी रास्ते में इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है और कलानौर के अंदर इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। और ये एक ऐसे शासक है जिनका हिंदू तौर तरीके से क्या करवाया जाता है? पहली बार इनको राज तिलक किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं और दोबारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। अब 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध होता है। 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध होता है जिसको हम पानीपत की सेकंड युद्ध बोलते हैं, जिसको हम पानीपत की दूसरी लड़ाई बोलते हैं। पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। तो युद्ध होने का कारण क्या होता है कि इसी समय एक हेमू नाम का लड़का होता है, जो हेमचंद्र जिसका पूरा नाम है, और उसने क्या किया? ये रेवाड़ी का शासक होता था हेमू, और इसने दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया अपने आप को, और ये दिल्ली के ऊपर कब्जा बना के बैठ गया। तो हेमू को दबाने के लिए पानीपत का सेकंड युद्ध होता है और हेमू रेवाड़ी से हैं, और ये आखिरी विक्रमादित्य की उपाधि लेंगे। ठीक है, ये क्या लेंगे? ये हेमू जो है आखिरी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करेंगे। और पानीपत का सेकंड युद्ध होता है किस किस के बीच? अभी अकबर तो क्या है, अभी बच्चे हैं, तो ये बैरम खान वर्सेस कौन होगा? बैरम खान और हेमू। कौन होगा? हेमू। ठीक है, बैरम खान और हेमू ये दोनों होंगे, और यहाँ पे हेमू की हार होगी और बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत की सेकंड लड़ाई मुगल जीत जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अकबर था इसके 2 संरक्षक थे। कौन कौन से? एक तो हो गया बैरम खान, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे इनके संरक्षक महमा अंगा। ये दोनों क्या थे? अकबर के संरक्षक थे, यानी कि अकबर इन्हीं की बातें मानकर शासन चलाता था। ठीक है,
अब ये जो महिमा अंगा थी, इसके जो महिमा अंगा है, इसके नेतृत्व में ये कार्य करेगा कितने वर्ष तक? तो 1560 से 1562 के बीच का जो पीरियड है, इसमें क्या करेगा? ये बिल्कुल बात मानेगा किसकी? महम अंगा की। ठीक है। और इसी शासन को, इसी पीरियड के जो शासन है, इसी पीरियड का जो 60 से 62 जो शासन किया इसने, इसी को क्या बोला जाता है? कौन सा शासन बोला जाता है? इसको पेटीकोट शासन बोला जाता है। अकबर के द्वारा किया गया पेटीकोट शासन, या फिर इसको बोला जाता है पर्दा शासन, या इसको क्या बोला जाता है? पर्दा शासन। जो 1560 से लेकर 1562 का जो मध्य काल था, उसको क्या बोला जाता है? पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। अब ये अपना फर्स्ट अटैक करेगा। कौन? अकबर। मालवा के राजा हैं इस समय, मालवा के राजा हैं कौन? बाज बहादुर। कौन है? बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा पे रूल कर रहे हैं बाज बहादुर, और इसी के ऊपर ये अटैक करेगा कब? 1561 के अंदर। ठीक है। 1561 के अंदर, इसी समय के दौरान 1560 से इसके दौरान 1561 में ये करेगा। ठीक है। अब ये 1561 में ही शादी कर लेगा अकबर। किससे करेगा? ये करेगा हरखा बाई से। किससे? हरखा बाई से। किससे शादी कर लेगा अकबर? 1561 में शादी कर लेगा। किससे? हरखा बाई से। और ये आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। किसकी? ये आमेर के शासक भारमल, आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी कौन? हरखा बाई। और इन्हीं से शादी कर लेते हैं 1561 के अंदर। ठीक है। और मरियम उज जमानी इनको बोला जाता है। क्या? मरियम उज जमानी, इनको बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है? हरखा बाई का मरियम उज जमानी। ठीक है। अब इसी जब 1561 के अंदर इसकी शादी हो जाती है हरखा बाई से, और किसी बात को लेकर हरखा बाई और इसके बीच में मतभेद हो जाता है, और हरखा बाई अपने घर चली जाती है। ठीक है। और अकबर से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रही होती। तो इसी को मनाने के लिए, इसी को इम्प्रेस करने के लिए अकबर बहुत सारे काम करवाता है। जैसे कि 1562 के अंदर एक काम करवाता है जिसका नाम है दास प्रथा। ये दास प्रथा को बंद करवा देता है। दास प्रथा क्या होती थी? दास प्रथा, जैसे ही कोई भी शादी करके अपनी पत्नी को लाता था, तो उसके साथ में कुछ दास आते थे जो उसकी सेवा करते थे। उसको क्या कर दिया? इसने बंद करवा दिया। तो दास प्रथा को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। अब इसके बाद और अच्छे काम करता है। तो 1563 के अंदर, अब हम चलते हैं 1563 में। तो 1563 में एक और अच्छा काम करता है। वो क्या करता है? सती प्रथा को बंद करवाता है। इसने क्या करवा दिया? सती प्रथा को बंद करवा दिया। अब ये 1564 के अंदर एक और अच्छा काम करवाएगा। 1564 के अंदर ये काम करवाता है कि ये जजिया कर हटा देता है। ये जजिया जो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लिया जाता है, उसको हटा देता है, और तीर्थ यात्रा को भी समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा को भी क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसको इन्हीं बातों से खुश होकर इसको जनता ने क्या कह दिया? अकबर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? अकबर की। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? अकबर पड़ा। ठीक है। इसने एक
नीति चलाई सूह ए कुल। सूह ए कुल की नीति चलाई। अब ये सूह ए कुल की नीति क्या होती थी, यानी कि जो सूफी संत होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था सूह ए कुल नीति। और अब बात करते हैं अकबर के गुरु की। तो अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु कौन थे? तो अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती। और सलीम चिश्ती कहाँ के रहने वाले थे? फतेहपुर सीकरी के। इनका निवास स्थान कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। अब अकबर को शादी की बहुत सारे साल हो गए थे, तो उसको पुत्र रत्न प्राप्ति की अभी सौभाग्य नहीं मिला था। तो इसी के चलते ये अपने गुरु के पास सलीम चिश्ती के पास जाते हैं और यहाँ पे 2-3 साल गुजारते हैं। और इसी दौरान 1569 के अंदर, यानी कि 1569 के अंदर इनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिनका नाम ये सलीम रखते हैं। तो जो आगे जाकर अपने बाप के खिलाफ विद्रोह करेगा, ठीक है, यानी कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करेगा। सलीम को मुगल काल की सबसे बिगड़ेल औलाद बोला जाता है। इनको सबसे बिगड़ेल औलाद कौन थी? सलीम थे। ठीक है। 1569 के अंदर क्या करेगा सलीम? तो सलीम का जन्म हो जाएगा 1569 के अंदर। और इसका नाम सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि ये इनके आशीर्वाद के कारण हुआ था सलीम चिश्ती के, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? इन्हीं के नाम पे सलीम रखा गया। अब बात करते हैं हम 1572 की। 1572 के अंदर क्या होता है? ये गुजरात मिशन पर जाते हैं। कौन? अकबर। गुजरात मिशन पर ये गए, गुजरात मिशन पर। और गुजरात मिशन में ये सबसे पहले यहाँ पे जीत तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये क्या क्या देखते हैं? तो इन्होंने समुद्र सबसे पहले देखा। यहाँ पे अपनी लाइफ में समुद्र इन्होंने गुजरात मिशन में देखा। और यहाँ से पुर्तगालियों से इसने मुलाकात की। पहली बार ही इसने पुर्तगालियों से मुलाकात की। ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ से लौट के आएंगे गुजरात मिशन से, तो ये एक बुलंद दरवाज़ा, हाँ, फतेहपुर सीकरी के अंदर 1573 में ही, इसी खुशी में 1573 में ही, इसी जीत की खुशी में, यानी कि गुजरात मिशन की जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाएंगे। बुलंद दरवाज़ा क्या करवाएंगे? बुलंद दरवाज़ा बनवाएंगे। ठीक है। और इसी समय ये क्या कर देंगे? एक काम और कर देंगे, अपनी कैपिटल को दिल्ली से कैपिटल को क्या कर देंगे? हाँ, अपनी कैपिटल को आगरा टू फतेहपुर सीकरी, यानी कि अपनी कैपिटल को बदलकर फतेहपुर सीकरी में ले जाएंगे। ठीक है। अपनी फतेहपुर सीकरी को क्या बना देंगे? अब कैपिटल बना देंगे। और फतेहपुर सीकरी में ये बहुत सारे काम करवाते हैं। क्या क्या बनवाते हैं देखिए। अब फतेहपुर सीकरी के अंदर ये एक तो इबादत खाना क्या बनवाएंगे? इबादत खाना, पंचमहल, इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, मरियम महल, और ये बनवाएंगे टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, यानी कि अपने गुरु का ही टॉम बनवाएंगे। टॉम ऑफ सलीम चिश्ती ये कहाँ पे बनवाएंगे? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और ये 3 किलों का निर्माण करवाएंगे। एक तो है इनका आगरा का किला,
कौन सा? आगरा का किला किसने बनवाया था? इलाहाबाद का किला और एक किला और बनवाया था इन्होंने, लाहौर का किला। तो इन सभी किलों का निर्माण कौन करवाता है? अकबर। ठीक है, कौन करवाता है इन सभी किलों का? इन सभी किलों का फ्यूज। इस प्रकार ये आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला बनवाएगा और अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना, पंच महल, मरियम महल और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे अकबर क्या क्या करवाता है और इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अब हम अकबर को लेके आगे चलते हैं तो अकबर अजमेर दरगाह में अपनी लाइफ के अंदर 2 बार गए थे और वो भी नंगे पैर गए थे। अजमेर गए थे 2 बार। ठीक है, तो उसके बाद में 1576 के अंदर हम चलते हैं। 1576 के अंदर क्या होता है? एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक होंगे, अकबर वर्सेस कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक होंगे और यहाँ पे अकबर का जो सेनापति है या जो अकबर का जो संरक्षक है या जो अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा है उसका नाम है मानसिंह। क्या है? मानसिंह। मानसिंह आपको पता होगा कि इन्हीं के 9 रत्नों में से एक थे। जो सेनापति था इसका कौन था? मानसिंह। ठीक है, यहाँ पे मानसिंह जीत जाता है और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ता है इस युद्ध में। और अब हम चलते हैं 1577 के अंदर। अब देखते हैं कि 1577 के अंदर क्या होता है। अब 1577 के अंदर इन्होंने, अकबर ने जो है रामदास को 500 एकड़ ज़मीन उपहार में दी थी। किसको? रामदास को। ठीक है, ज़मीन दी और गुरु रामदास को जो ज़मीन दी 500 एकड़, उसी ज़मीन के टुकड़े को आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और उसी जगह पर क्या बना हुआ है? गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? गोल्डन टेम्पल हमारा अमृतसर के अंदर। और गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण शुरू करवाया था वो किसने करवाया था? तो गुरुओं के 5वें गुरु थे। कौन? अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव के द्वारा क्या करवाया गया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू करवाया गया था। और इसकी नींव रखी थी किसने? इसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने। किसने? मियाँ मीर ने। मियाँ मीर के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। और स्वर्ण परत चढ़वाई थी किसने? अब स्वर्ण परत, उसके ऊपर स्वर्ण मंदिर के ऊपर एक स्वर्ण परत चढ़ी हुई है। तो स्वर्ण की जो सोने की जो परत है वो महाराजा रणजीत के द्वारा, स्वर्ण परत, महाराजा कौन थे? रणजीत। तो महाराणा रणजीत के द्वारा क्या किया गया था? इस सोने की परत को चढ़वाया गया था। अब अकबर ने एक काम और किया, मनसबदारी प्रथा। अब इसने एक मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, जो कहाँ से ली गई थी? मंगोलियों से, जो अडोप्टेड थी। कहाँ से? मंगोलियों से।
कहाँ से लिया गया था इसको? मंगोलिया से इसको लिया गया था, मनसबदारी प्रथा को। अब हम बात करते हैं 1582 की। 1582 की अगर हम बात करें तो 1582 के अंदर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की किसने? अकबर के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, इस धर्म की स्थापना की गई और लोगों को आमंत्रित किया गया कि आप लोग आइए और इस धर्म को अडॉप्ट कीजिए। और तो ये धर्म ज़्यादातर मुसलमानों ने अपनाया था और किसी भी हिंदू ने इस धर्म को नहीं अपनाया था छोड़ के एक बंदे को, और वो कौन था? बीरबल। बीरबल या फिर इसका नाम था महेश दास। तो किसने अपनाया था? बीरबल या महेश दास ने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, अच्छा, अब 1582 हो गया। अब 1583 के अंदर इलाही संवत। इलाही संवत किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। और इलाही सिक्के की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी। इसी समय इसको इलाही सिक्के की शुरुआत की और इसके बाद में इसने इलाही गज। इलाही गज भी किसकी देन है? अकबर की। और इलाही गज में एक गज में 31 क्या होते थे? 31 इंच होते थे। क्या होते थे? 31 इंच। कितने इंच होते थे? 31 इंच होते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं 1583 के अंदर। और 1583 में हम पढ़ेंगे, अब ये हमने पढ़ लिया है। अजमेर के अंदर जाते हैं ये 2 बार लाइफ में। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध करते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ा जाता है और महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शासक होते हैं और अकबर की तरफ से लड़ते हैं कौन? मानसिंह, जो इनके सेनापति होते हैं। और 1577 में 500 एकड़ ज़मीन रामदास को अमृतसर, जो आज के दिन अमृतसर है, वहाँ पे रामदास को, गुरु रामदास को भेंट दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और उसी के ऊपर गोल्डन टेम्पल बनवाया जाता है 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और इसकी जो गोल्डन टेम्पल की जो नींव रखी गई थी वो मियाँ पीर के द्वारा रखी गई। और स्वर्ण परत जो चढ़ाई गई थी वो महाराणा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। और मनसबदारी प्रथा शुरुआत कहाँ से ली गई है? मंगोलिया से, जो अकबर ने लागू की थी। और 1582 में दीन ए इलाही एक धर्म की शुरुआत की जिसमें बीरबल महेश दास ने इसको अडॉप्ट किया था। एकमात्र हिंदू था ये बीरबल। और 1583 के अंदर ही इलाही संवत, इलाही सिक्के और इलाही गज, जो एक गज में 31 इंच होते थे, इन सब की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। अब हम चलते हैं थोड़े आगे, अकबर के बारे में और जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महान शासक हुए हैं अकबर। ठीक है, अब हम चलते हैं 1583 के अंदर। अब 1583 के अंदर प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा जाता है। प्रयाग का नाम, प्रयाग, इसको इलाहाबाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलाहाबाद। और आज के दिन अगर बात करें तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका नाम फिर से बदलकर क्या कर दिया है? प्रयागराज। क्या कर दिया है? प्रयागराज। और प्रयाग किसको बोला जाता था? जब 2 बड़ी नदियों का संगम होता है तो उस संगम को प्रयाग बोला जाता है। ठीक है, और अकबर के काल को ही क्या बोला जाता है? साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साहित्य का स्वर्णकाल। क्योंकि अकबर ने बहुत सारे काम करवाए थे, जैसे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया था और फारसी में बहुत सारी पुस्तकों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब एक हमारा बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा काव्य है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। इसको फारसी में अनुवाद कराया, किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। रजमनामा, हाँ, किस नाम से जाना जाता है इसको? रजमनामा। तो महाभारत जो है
वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है और ये विश्व का सबसे बड़ा काव्य है, इससे बड़ा कोई काव्य नहीं है, ठीक है। और इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। क्या नाम था उसका? अब्दुल कादिर बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूं। और एक पुस्तक थी बाबरनामा, इसका भी फारसी में अनुवाद करवाता है कौन? अकबर। और करने वाले कौन होते हैं? अब्दुल रहीम। ठीक है। इस प्रकार ये जो काल था ये साहित्य का सबसे बड़ा स्वर्ण काल माना जाता है इसको। और चित्रकला में अगर देखें तो चित्रकला में भी इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसमें दो प्रसिद्ध चित्रकार थे इसके, उनके नाम थे दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावंत। क्या थे ये दो चित्रकार थे जो दरबार में रहते थे। अब फतेहपुर सीकरी, हमने पढ़ा था कि फतेहपुर सीकरी को 1583 के अंदर जो राजधानी बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी, ये 10 वर्ष तक राजधानी रहती है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक राजधानी रहती है फतेहपुर सीकरी। और इसको दोबारा से बदल दिया जाता है और राजधानी को क्या बना दिया जाता है? आगरा। राजधानी को कहाँ पे ले आया जाता है? आगरा में। 10 वर्ष तक राजधानी रहती है फतेहपुर सीकरी और 1583 के अंदर अकबर ने राजधानी को बना दिया आगरा। और 1598 के ऊपर 1598 में, अब हम आ गए 1598 के अंदर। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पता होगा आपको। अब हम आ गए हैं 1598 के अंदर। और 1598 की अगर हम बात करें तो 1598 में सलीम विद्रोह करता है अपने बाप के खिलाफ, यानी कि अकबर के खिलाफ। सलीम का विद्रोह, लेकिन मानसिंह को भेजकर ये विद्रोह दबवा देता है कौन? अकबर। और उसके बाद में सलीम जो है विद्रोह करेगा 1598 के अंदर। ये किसके साथ मिलकर करेगा? ये पुर्तगालियों के साथ मिलकर विद्रोह करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1602 ईस्वी की। 1602 ईस्वी की हम बात करते हैं और यहाँ पे अबुल फजल की हत्या करवा देगा कौन? सलीम। यहाँ पे अबुल फजल की हत्या कौन करवा देगा? सलीम, ठीक है। सलीम ने क्या करवा दी? यहाँ पे अबुल फजल की हत्या करवा दी। और अकबर की जीवनी लिखने वाले भी कौन है? अबुल फजल। अकबर की जीवनी, ठीक है। अकबर की जीवनी लिखने वाले कौन है? अबुल फजल, ठीक है। और किसके नाम से लिखी थी? आईने अकबरी या अकबरनामा। आईने अकबरी या अकबरनामा, ठीक है। ये सब किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं 1583 में क्या होता है? प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा जाता है। और इसी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाता है किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को। महाभारत जो एक विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है उसको फारसी में अनुवाद करवाया अकबर ने। अबुल कादिर बदायूं करने वाले थे और इसके नाम रखा गया फारसी में रजमनामा। और बाबरनामा अब्दुल रहीम, और बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया था अब्दुल रहीम ने फारसी के अंदर ही। और दसवंत और बसावंत इसके चित्रकार थे। 10 वर्ष तक आगरा राजधानी रही। 1598 में सलीम का विद्रोह हुआ और 1602 में अबुल फजल अकबर की जीवनी लिखी अबुल फजल के द्वारा, जिसका नाम था आईने अकबरी या अकबरनामा। अब 1605 के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। अब 1605 के अंदर
अकबर की मृत्यु होगी और 1600 जब सलीम विद्रोह करता है तो अकबर एक घोषणा करता है कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा, जो मुगल काल का अगला उत्तराधिकारी होगा वो सलीम ना हो के उसका बेटा खुसरो होगा। तो जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, तो उसी का बेटा सलीम और सलीम का बेटा खुसरो सलीम के खिलाफ विद्रोह करेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी काल से अपने बाप के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट हो जाता है। और इसी बीच 1599 के अंदर क्या होता है, अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। और जो सबसे पहले अंग्रेज जो इंडिया के अंदर आते हैं वो थे मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल। तो सबसे पहले आने वाले कौन हैं? जॉन मिल्डन हॉल। अब जो क्वेश्चन किया जाएगा कि सबसे पहले अकबर के दरबार में कौन आया था, तो वो था रोल्फ फिंच। रोल्फ फिंच। तो सबसे पहले दरबार में आने वाले कौन थे? रोल्फ फिंच। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में कौन आया था? रोल्फ फिंच आया था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी। ठीक है, और इसी से परमिशन ली थी अंग्रेजों ने, एक कंपनी खोली थी मर्चेंट एडवेंचर के नाम से। मर्चेंट एडवेंचर के नाम से एक संस्था बनाई थी, एक कंपनी बनाई थी, और एलिजाबेथ से इसको परमिशन मांगा गया था। तो एलिजाबेथ ने इसको 15 ईयर के लिए व्यापार करने के लिए इसको परमिशन दे दी थी। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। अब 31 दिसंबर 1600 को लंदन के अंदर, कहाँ पे? लंदन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, या इसकी स्थापना कर दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पे हुई थी? लंदन के अंदर 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग के कारण। तो 1605 में क्या होता है? अकबर की मृत्यु होती है अतिसार रोग के कारण। अतिसार रोग से क्या हो जाता है? अकबर की हो जाती है मृत्यु। अब हम एक महत्वपूर्ण पार्ट देखते हैं कि अकबर के जो नौरतन थे वो कौन कौन थे। तो अकबर के जो नौरतन थे वो कौन कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले नवरत्न रखने शुरू किसने किए थे? यानी कि अपने दरबार में 9 लोगों को या 9 मंत्रियों को रखने की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, और ये कौन से काल के थे? ये गुप्त काल के थे। कौन से काल के थे? ये गुप्त काल के थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीरबल के नौरत्नों की। तो सबसे पहले अकबर के नौरत्नों की, तो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हैं बीरबल। सबसे पहले कौन है? बीरबल। और पता होगा बीरबल वही थे जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था, और इनका नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। क्या नाम था इनका? महेश दास। और इनको जाना किसके नाम से जाता था? बीरबल के नाम से। अब आते हैं सेकंड नंबर पे तानसेन। और तानसेन की अगर बात करें तो ये
एक संगीतज्ञ थे, यहाँ पे संगीत किया करते थे और इनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ठीक है। इसके बाद में इनके दरबार में थे, तीसरे थे मानसिंह। मानसिंह को आपको पता होगा अकबर के सेनापति थे मानसिंह, ठीक है। और चौथे नंबर पे थे टोडरमल, ठीक है। और पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे थे कौन, अबुल फजल। अबुल फजल आपको पता होगा बाबरनामा जिसका ट्रांसलेशन किया था उसने किया था अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल के बाद में हम छठे नंबर की बात करते हैं तो छठे नंबर पे आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। कौन, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम, अबुल फजल ने क्या लिखी थी, अकबरनामा। और इन्होंने क्या किया था, बाबरनामा का ट्रांसलेशन, ठीक है। अगली बात करें हम तो सातवें नंबर पे आते हैं फैजी। और आठवें और नौवें नंबर की अगर हम बात करें तो आठवें नंबर पे आते हैं मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर मुल्ला दो प्याजा और एक है फ़कीर, क्या नाम था उनका, फ़कीर अजीउद्दीन। क्या नाम था, फ़कीर अजीउद्दीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीरबल के 9 रत्नों में सबसे पहले बीरबल आते हैं जिसका नाम महेशदास है। क्या नाम, महेशदास है। और फिर आते हैं तानसेन, रामतनु पांडे उनका दूसरा नाम है, और मानसिंह, टोडरमल, अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है। इस प्रकार ये इसके 9 रत्न थे। और अब के क्वेश्चन बनता है कि जो बाबर का टॉम्ब ऑफ बाबर यानी कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो बाबर का मकबरा, तो बाबर की मृत्यु कहाँ पे होती है, आगरा के अंदर। और इसका मकबरा बनाया गया है कहाँ पे, सिकंदराबाद में। कहाँ पे बनाया गया है, सिकंदराबाद के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज अकबर को किया। अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CGL 2014 के अंदर पूछा गया है कि जो आईने अकबरी थी ये, यानी कि मैं लिख देता हूँ, अकबरनामा ना, हाँ अकबरनामा या आईने अकबरी को लिखने में कितना समय लगा था। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये CGL 2014 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।